करता हूं कि हिंदू बहनों की केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अन्य सभी महानुभाव, देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में जुड़े मेरे किसान भाई और बहनों, देश के कृषि सेक्टर, खेती, किसानी के लिए आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने देश भर के किसान साथियों से आग्रह किया था कि नेचुरल फार्मिंग के नेशनल कॉन्क्लेव से जरूर जुड़े। और जैसा अभी कृषि मंत्री तोमर जी ने बताया, करीब करीब 8 करोड़ किसान टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर कोने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आचार्य देवव्रत जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत ध्यान से एक विद्यार्थी की तरह आज मैं उनकी बातें सुन रहा था। मैं स्वयं तो किसान नहीं हूं, लेकिन बहुत आसानी से मैं समझ पा रहा था कि प्राकृतिक कृषि के लिए क्या चाहिए, क्या करना है। बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने समझाया है और मुझे पक्का विश्वास है आज का उनका ये मार्गदर्शन, और मैं जानबूझकर आज पूरा समय उनको सुनने के लिए बैठा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि उन्होंने जो सिद्धि प्राप्त की है, प्रयोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ाए हैं, हमारे देश के किसान भी उनके फायदे की इस बात को कभी भी कम नहीं आंकेंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं। साथियों, ये कॉन्क्लेव गुजरात में भले हो रहा है, लेकिन इसका दायरा, इसका प्रभाव पूरे भारत के लिए है, भारत के हर किसान के लिए है। एग्रीकल्चर के अलग अलग आयाम हो, फूड प्रोसेसिंग हो, नेचुरल फार्मिंग हो, ये विषय 21वीं सदी में भारतीय कृषि का कायाकल्प करने में बहुत मदद करेंगे। इस कॉन्क्लेव के दौरान यहां हजारों करोड़ रुपए के समझौते, उसकी भी चर्चा हुई, उसका भी कुछ प्रगति हुई है। इनमें भी इथेनॉल, ऑर्गेनिक फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग को लेकर जो उत्साह दिखा है, नई संभावनाओं को विस्तार देता है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि गुजरात में हमने टेक्नोलॉजी और नेचुरल फार्मिंग में तालमेल के जो प्रयोग किए थे, वो पूरे देश को दिशा दिखा रहे हैं। मैं फिर एक बार गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के बारे में इतना सरल शब्दों में स्व अनुभव की बातों के द्वारा बड़े विस्तार से समझाया है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में आज समय अतीत के अवलोकन का, उनके अनुभवों से सीख लेकर नए मार्ग बनाने का भी है। आजादी के बाद के दशकों में जिस तरह देश में खेती हुई, जिस दिशा में बढ़ी,
वो हम सब ने बहुत बारीकी से देखा है। अब आजादी के 100वें वर्ष तक का जो हमारा सफर है, आने वाले 25 साल का जो सफर है, वो नई आवश्यकताओं, नई चुनौतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का है। बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए हैं। और श्रीमान तोमर जी ने इसका कुछ जिक्र भी अपने भाषण में किया है। खेती के साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और सौर ऊर्जा, बायोफ्यूल जैसे आय के अनेक वैकल्पिक साधनों से किसानों को निरंतर जोड़ा जा रहा है। गांवों में भंडारण, कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग को बल देने के लिए लाखों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये तमाम प्रयास किसान को संसाधन दे रहे हैं, किसान को उसकी पसंद का विकल्प दे रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है। जब मिट्टी ही जवाब दे, जब मिट्टी ही जवाब दे जाएगी तब क्या होगा? जब मौसम ही साथ नहीं देगा, जब धरती माता के गर्भ में पानी सीमित रह जाएगा, तब क्या होगा? आज दुनिया भर में खेती को इन चुनौतियों से दो चार होना पड़ रहा है। ये सही है कि केमिकल और फर्टिलाइजर ने हरित क्रांति में अहम रोल निभाया है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हमें इसके विकल्पों पर भी साथ ही साथ काम करते रहना होगा और अधिक ध्यान देना होगा। खेती में उपयोग होने वाले कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर हमें बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है। बाहर से, दुनिया के देशों से अरबों खरबों रुपया खर्च करके लाना पड़ता है। इस वजह से खेती की लागत